तो ये जो e के पावर जे फाई होता है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। ठीक है, यही होता है आपका यूलर फॉर्मूला। तो इसको अगर अपन आर को कॉमन ले लें तो आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, क्या, कॉस ऑफ फाई प्लस जे ऑफ साइन। एक बार रिवाइज करा दो, कितने फॉर्म थे, 3, कौन कौन से, रेक्टेंगुलर क्या होता था, रेक्टेंगुलर ए प्लस जे बी। ठीक है, सेकेंड क्या था, पोलर, पोलर क्या था, आर एंगल फाई, यही था ना, आर एंगल फाई। और तीसरा क्या था, एक्सपोनेंशियल, क्या था, आर ई के पावर जे फाई। ठीक है, ये तीनों थे। बाकी इनका आपस में हमने कन्वर्जन देखा था। जैसे मान लो रेक्टेंगुलर को पोलर में बदलना है तो रेक्टेंगुलर दिया होगा, ए प्लस जे बी दिया होगा, मतलब जे दिया होगा, जेड, तो जेड से क्या निकाल लोगे आप, मॉड जेड एंड थीटा। तो जो मॉड जेड होगा वो आर के बराबर हो जाएगा, जो थीटा होगा वो फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारी बातें हुई थी। खैर, अब उनके एप्लीकेशन देखते हैं ना। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखते हैं अपन, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां पे हम 3 एजप्शंस लेके चलते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है z, दूसरा नंबर है z1 एंड तीसरा नंबर है z2। ये जो z है, सपोज दैट इज a प्लस जे बी। ये जो z1 है, सपोज दैट इज a1 प्लस जे बी वन। J2 क्या हो जाएगा, a2 प्लस जे बी टू। ठीक है, मतलब 3 अलग अलग नंबर ले लिया। अगर हम इसी नंबर को, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर देखें तो क्या है, आर एंगल फाई, R1 एंगल फाई 1 और R2 एंगल फाई 2। ये इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये कौन सा, पोलर। ठीक है, तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ये पोलर फॉर्म। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपका और कौन सा था, एक्सपोनेंशियल। तो वो कैसे है, R1 e की पावर जे फाई, सॉरी, R e की पावर जे फाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 e की पावर जे फाई 1 और R2 e की पावर जे फाई 2। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मान लो इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, या फिर मतलब इन दोनों को अगर मैं यहीं पे एक सिंपल सा अगर कन्वर्जन कर दूं, सिंपल सा कन्वर्जन मतलब लाइक जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, तो जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है वो क्या, इसको मैं ओपन कर देता हूं। तो ओपन करने पे क्या होगा, ए आर क्या हो जाएगा, कॉस फाई, चलो पूरे लिख देता हूं, आर कॉस फाई प्लस जे आर साइन फाई। ठीक है, इसका बोलिए R1 कॉस ऑफ
phi 1 प्लस j r1 साइन ऑफ phi 1 r2 cos ऑफ phi 2 प्लस j r2 साइन phi 2। ठीक है, लेकिन काइंड ऑफ यूलर रिप्रेजेंटेशन, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इसी पोलर को मैंने इन दोनों को पोलर रेक्टेंगुलर में बदल दिया है। ठीक है ना, इन दोनों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदल दिया है। इतने एजप्शंस के साथ हम बेसिकली आगे का अपना सारा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये मैंने 3 नंबर्स लिए हैं। ठीक है, ये मैंने 3 नंबर्स लिए हैं, तो इस पे बात करते हैं अपन। टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने 3 नंबर एज्यूम किए हुए हैं। अब ऑपरेशन में क्या ही आ जाता है, ऑपरेशन में क्या क्या होता है एक बार उसको समझ लेते हैं। ऑपरेशन में क्या क्या होता है चलो बताओ। एक तो आपका एडिशन, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन, देन बोलो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, चलो ये तो जनरल हो गए जो आपको पता है। इसके अलावा भी बहुत ऑपरेशन हैं, एक बार उसको समझते हैं। देखो इसके अलावा और क्या क्या आएंगे, तो एक आएगा कंजुगेट। क्या आएगा? कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट सुना तो होगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा? कंजुगेट। उसके बाद क्या आएगा, मतलब उस क्या देखेंगे? स्क्वायर कैसे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो अभी हमने देख लिया। 3 रिप्रेजेंटेशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक डेफिनेशन कि कुछ रियल और कुछ इमेजिनरी दोनों मिला के बना होगा। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंजुगेट, स्क्वायर, इसके अलावा अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट क्लियर है क्या? और ठीक है, या फिर अंडर रूट में तो चलो पावर कितना हो जाता है? 1/2। यस नो, 1/2। तो हो सकता है क्या करें, 1/nth पावर का भी देख लें। कुछ समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके पावर 1/3 बताओ, या फिर ऐसे भी तो लिखते हैं ना अपन, z के पावर 1/3 ऐसे लिखते हैं ना। यस नो, आ रही बात समझ में? 3 क्या मतलब, सॉरी 3 लिखते हैं सिंपली क्या लिखते हैं? 3। ठीक है, इस तरीके से, या फिर 6। तो इस तरीके से मतलब कुछ भी बेसिकली आ सकता है। डन। तो ओके, इसके अलावा कोई ऑपरेशन है? कंजुगेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये भी हो गया। एक और आपका आ जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हो गया। ठीक है, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अंडर रूट से मतलब यहाँ पे मेरा पावर 1/2 से है। तो ये कुछ अभी अगर और कोई ऑपरेशन आएगा तो उसको भी अभी अपन देख लेंगे। तो फिलहाल ये सारे ऑपरेशन देखेंगे, क्योंकि आप सोचो अगर आपके दिमाग में आ रहा हो सर इतनी जरूरत क्यों है, तो एक बात बताओ, हमें डील करना है इम्पीडेंस के साथ। तो इम्पीडेंस आपके सामने कैसा लिखा होगा? कुछ इस तरीके से, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा होगा। तो अब 2 इम्पीडेंस दे दिए, ध्यान से सुनना मेरी बात ताकि आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाए। मैंने 2 इम्पीडेंस दे दिए और बोल दिया कि सीरीज में है, तो बताओ कौन सा ऑपरेशन लगेगा? 2 इम्पीडेंस दे दिए तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा? समझ में आएगी नहीं? या फिर मैंने बोल दिया पैरेलल में है, तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा?
तीन ऑपरेशन लगने वाला है। क्या क्या? ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ए बी मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट? एडिशन, और जो डिवीजन है दैट इज व्हाट, मतलब डिवाइड किया गया तो डिवीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मान लो दो वोल्टेज दे दिया इस तरीके से, एक V1 दे दिया और एक V2 दे दिया, ठीक है, V1, और बोल दिया दोनों वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है ए यूज हो जाएगा, यस या नो? अब चलो ये समझ में आ गया कहाँ यूज होने वाला है। इधर देखो, कंजुगेट। मान लीजिए आपको कोई ऐसा पावर दे दिया, कंजुगेट। अब एक टॉपिक होता है, जैसे देखो कंजुगेट का देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक जो कॉम्प्लेक्स पावर होता है ना, जब उसका आप फॉर्मूला लगाते हो ना, तो V इंटू आई का कंजुगेट होता है, तो जो I होगा ये कंजुगेट में लगेगा। या फिर जब आप पढ़ोगे थ्योरम्स, तो वहां पे एक कहावत आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो वहां पे एक कंडीशन है, जब रजिस्टर और इंडक्टर दोनों क्या होते हैं? वेरिएबल, तो जो ZL होता है दैट इज इक्वल टू ZTH का कंजुगेट। मैं जस्ट बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो अगर आपको कंजुगेट ही नहीं पता होगा तो फिर आप एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए कंजुगेट। और इसके अलावा जैसे मान लो स्क्वायर, मतलब कि z का कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, उसका बोल दिया स्क्वायर कर दो, या फिर v का स्क्वायर, या फिर अंडर रूट, जैसे आई स्क्वायर आर, तो आई की वैल्यू निकालनी है, तो वहां पे आई, ठीक है, nth पावर, या फिर रेसिप्रोकल। जैसे रेसिप्रोकल क्यों निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि z दिया हुआ है 3 + 4j, अब मैंने बोला y निकालो, तो व्हाट इज y? y इज व्हाट? 1/z, तो 1/3 + 4j आ गया। अब इसको ऐसे तो नहीं लिखोगे ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज होगा? रेसिप्रोकल। कुछ बात समझ में आई? ये सारी चीजें जो भी बताई जा रही हैं नेटवर्क में, एसी सर्किट में 100% यूज होने वाली है, ठीक है ना? क्लियर है बात? तो इसलिए हम हर एक ऑपरेशन को ये समझ के समझेंगे कि अगर ऑपरेशन नहीं समझ में आया तो एसी सर्किट का क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले इंपॉर्टेंस बता दिया ताकि आपको ये रियलाइजेशन रहे कि अगर ये आएगा तभी आपके क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें एक एक ऑपरेशन को। चल, तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या था? एडिशन। ठीक है, एडिशन। अब अगर हम एडिशन पे बात करें, अगर हम एडिशन पे बात करें तो देखो जरा, अब सिंपल सा है कि अभी हमने देखा क्या कि मान लो एक इंपीडेंस है दैट इज Z1, एक इंपीडेंस है Z2। अब ये दोनों किस में हैं? सीरीज में। तो मान लो वो आ गया Z, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z1 + Z2। बाकी Z क्या है, Z1 क्या है, Z2 क्या है, ये हमने स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर लिया था, यस नो? ठीक है, तो चलिए अब मुझे मान लो Z की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ जरा Z1 क्या था? अब यहां पे हमारे सामने देखो, अब यहां पे हमारे सामने तीन पॉसिबिलिटी आएगी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना इस बात को, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे अब हमें पता है कि Z इक्वल टू Z1 + Z2। अब अगर मैंने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया, अगर मैंने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, Z1 की वैल्यू क्या थी? A1 + JB1 + A2 + JB2, यस नो? तो Z इक्वल टू व्हाट? Z1 + Z2, ऐसे ही है कुछ। और अब यहां पे जब बात आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, देखो जरा, ये रियल है, इसमें रियल कौन कौन सा है? रियल बताओ जरा, A1 और A2। तो रियल को रियल में ऐड कर देते हैं, रियल को
रियल में ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, उसके बाद प्लस J, और क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। समझ में आ गया। और A बेसिकली हमारा किस फॉर्म में आ गया, A प्लस J B के फॉर्म में आ गया। क्या बेसिक सी बात क्लियर है हमें? ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। अच्छा, ये जो फॉर्म लिया है हमने, अगर आप ध्यान दो तो कौन सा फॉर्म लिया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। अभी मुझे नहीं पता कि ए आसान है या पोलर वाला आसान है, तो एक काम करते हैं, पोलर को भी यहां पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पोलर को जब आप परफॉर्म करेंगे, Z1 याद करो क्या था, R1 एंगल φ1 प्लस R2 एंगल φ2। ये कौन सा है, ये आपका पोलर फॉर्म। देखो, अगर पोलर फॉर्म के साथ आसान रहेगा तो बेस बात है एक्सपोनेंशियल के साथ भी आसान रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब एक बात बताओ, अगर ये पोलर फॉर्म के साथ z की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, पोलर फॉर्म के साथ z की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, अब एक बात बताओ, क्या आपको यहां पे रियल और इमेजिनरी अलग अलग दिख रहे हैं क्या? अगर मैं बोलूं कि इसको ऐड करो, कर पाओगे क्या? कुछ समझ में आ रहा है? इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना हो तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म या पोलर फॉर्म? क्या बात सबको क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अगर आपको मान लो इन केस करना ही पड़ा, सर हमें यही दे दिया, अब दे दिया तो क्या करेंगे, फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर में। समझ में आया? और कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो याद करो R1 एंगल फाई को क्या लिखा था हमने, R1 cos ऑफ φ1 प्लस J R1 साइन ऑफ φ1। ये क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ Z1 प्लस R2 cos ऑफ φ2 प्लस J R2 साइन ऑफ φ2। अब ऑब्वियस सी बात है, फिर से हम कहीं ना कहीं इसी मोड पे आ गए, बोलो हाँ या ना? मतलब एक स्टेप पे एक्स्ट्रा जा रहा है कहीं ना कहीं, मतलब इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, फिर से ऐसा ही दिखने लगा। अब मैं इस रियल को रियल में ऐड करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में ऐड करूंगा, ठीक है, वापस आंसर आ जाएगा। तो एक ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा, आएगा, बट वो क्या जा रहा है, थोड़ा सा लेंथी जा रहा है। तो यहां पे हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि फॉर एडिशन and subtraction, we always prefer rectangular form. For addition or subtraction we always prefer rectangular form. समझ में आया क्या? बोलो यार। ठीक है, वी ऑलवेज प्रीफर, अगर पोलर दिया है तब क्या करेंगे, ना चाहते हुए भी फिर से पोलर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर में। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए अब देखो जरा, मैंने यहां पे सब्ट्रैक्शन का भी लिखवा दिया, तो सब्ट्रैक्शन, अब एक काम करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन का तो सबको समझ में आ गया, क्या किया होगा, रियल को रियल में सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है ना? तो चाहे तो आप चलो लिख ही लो, चाहे तो सब्ट्रैक्शन, चलो बताओ, क्वेश्चन ही समझ लो आप। सब्ट्रैक्शन मान लो कि z इक्वल टू क्या है, Z1 माइनस Z2। चलिए बोलिए जल्दी, क्या हो जाएगा, Z1 बोलो, A1 प्लस JB1 माइनस Z2 बोलो, A2 प्लस JB2। और अब बताओ क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस या माइनस, प्लस ही रहेगा, याद रखना, JB1 माइनस B2। ठीक है, यहां पे -1 लगा देना। एनी कंफ्यूजन?
याद रखना, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से लोगों का नेटवर्क खराब होता है, मशीन खराब होता है, पावर सिस्टम खराब होता है, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से। वरना सोचो मैं मैथ का चैप्टर यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्यों मैं 3 दिन अपने दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, मतलब रियल एंड इमेजिनरी, और रियल और इमेजिनरी दोनों को कंबाइनली हम सिर्फ एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। आ रही बात समझ में? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? खैर, तो सब्ट्रैक्शन में ए आ गया। क्लियर? चलिए अब पहले इन दोनों पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ऐसे रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखो, मान लो Z1 इज इक्वल टू 7 प्लस 8J, Z2 इज इक्वल टू -8 माइनस 9J। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताना है? एक तो आप बताओ Z1 प्लस Z2, और दूसरा आप बताओ Z1 माइनस Z2। चलिए जल्दी बताइए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, बस एक एक करेंगे ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। कितना हो जाएगा? तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो रियल को रियल में तो 7 और -8 कितना आ जाएगा? -1, और 8 और -8 8J माइनस 9J कितना आ जाएगा? -J। क्या यही आ रहा है सबका आंसर? रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, सिंपल यार, ठीक है। चलिए माइनस, अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान, जब एडिशन आए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट जब सब्ट्रैक्शन आ जाए ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो ऐसे लिख लेना क्योंकि फिर गलती नहीं होगा। 7 प्लस 8J, इसको ऐसे ब्रैकेट में करो और इसको भी लिख दो, क्या? -8 माइनस 9J। इससे क्या होगा ना, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, याद रखना। अब देखो जरा, अब एक काम करो, यहां पे भी जल्दीबाजी मत करो, इस माइनस को आप ओपन कर लो, ठीक है। याद रखना, दुर्घटना से देर भली। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 9J। अब आप कर दो सॉल्व, कितना आएगा? तो 15 प्लस 15J। समझ में आ गया? सॉरी 9 8 17 ना, 17J, 15 प्लस 17J। क्लियर हुआ? अब यही अगर आप डायरेक्ट करते हैं ना, लाइक कि Z1 माइनस Z2, तो आपको लाइक कि आप अगर ऑप्शन पे जाते तो आपको जिसमें माइनस दिखता आपको लगता वो होगा, बट यहां पे देखो, इसलिए एक्यूरेसी इसी को बोलते हैं। जब आप छोटी छोटी गलतियों को इस तरीके से सॉल्व, मतलब जहां पे गलती होने की संभावना है उसको आप थोड़ा सा केयर करके खत्म कर देते हो ना, तो उसको बोलते हैं कि एक्यूरेसी क्या बढ़ हो रही है हमारी, इंप्रूव हो रही है। और जब आप ऐसे कैलकुलेशन को देख करके कि लाइक कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि नहीं मुझे तो आता है, ऐसे कैसे गलत हो जाएगा, फिर वहां पे गलती हो ही जाती है। ये चीज मैंने इसके लिए नहीं बोली क्योंकि ठीक है यहाँ पे हो जाएगा, नहीं होगी गलती, बट यहाँ पे गलती हो जाती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे अपन ध्यान देंगे। क्लियर यार? चलिए अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, अब तुम्हें पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म इजी है, हेल्पफुल है, बट ऐसा तो उन्होंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि नहीं, मतलब इनको अच्छा लगता है तो इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही देंगे, वो तो किसी फॉर्म में दे सकते हैं। बोलो हाँ या ना, कुछ समझ पा रहे हो बात? मतलब देने को तो किस में दे सकते हैं, पोलर फॉर्म में दे ही सकते हैं ना, समझ पा रहे हो क्या? तो मान लो एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि Z1 इज इक्वल टू 5 एंगल 30 डिग्री, Z2 इज इक्वल टू 10 एंगल 60 डिग्री, और बोल दिया कि Z टोटल या फिर फाइंड Z1 प्लस Z2।
अब आप यहाँ पे ए जाके थोड़ी बोलोगे कि ऐसे कैसे, जब हमें हमें अच्छा लगता है कि जो एडिशन हो किस फॉर्म में दिया हो, रेक्टेंगुलर में। अब वहां पे आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैंने तो इसमें सीखा है, उन्हें तो आंसर से मतलब है। आ रही बात समझ में? तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, करो सॉल्व सब लोग। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा ना हो कि कल को आ जाए क्वेश्चन इस फॉर्म में तो आप बोलो कि यार हमें तो सिर्फ ये बोला गया कि ये इसमें आसानी से हो जाता है, इस ए आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने सीखा ही नहीं, तो वो चीज नहीं होने पाए। सबसे पहले क्या करेंगे, किस फॉर्म में बदलेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Z1 Z1। अब देखो, अब यहां पे चीजें ना अब टाइम रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। अब वो नहीं लिखेंगे कि r cos 5 प्लस जे आर साइन 5, मतलब लाइक डायरेक्टली r की वैल्यू 5 cos 30, चलो अभी लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 5 cos 30 प्लस जे 5 साइन 30, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू है, Z1 की। याद रखना ये नहीं कि Z1 Z2 दोनों हो गया। Z2 बोलो 10 cos 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस जे 10 साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे चाहे तो आप पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो। अब चलो cos 30 की वैल्यू बोलो, 5 इंटू √3/2 प्लस जे 5 साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, क्लियर है क्या। प्लस यहां पे बोलो cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस जे साइन 60 10 √3/2। ये सारी बातें कल हमारी हुई भी थी ना, ठीक है, ये सारे एंगल कल बताए भी थे, तो वो भी आप देख लेना। खैर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जरा। अब ए रियल को रियल में ऐड कर दो, 5 √3 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, समझ पा रहे हो क्या सब लोग। देखो इस रियल को इस रियल में ऐड कर दो प्लस जे, यहां पे देखो कितना हो जाएगा, 5/2 तो लाइक 2.5 प्लस 5√3, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? अगर आपको याद भी रखना है ना तो √3/2, अगर आपको याद हो √3/2 की वैल्यू कितनी थी, 0.866, याद आया क्या, 0.866, तो इंटू 5 कर लो, तो 0.86 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 0.343, तो लाइक 4.30 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो ए हो गया 4.3, और ए हो गया 5, तो लाइक 9.3। कोशिश करो कि बिना कैलकुलेटर के चीजें परफॉर्म हो सके। अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे नहीं हो पाएंगे, तो बेसिक बात है, बट मैक्सिमम हो जाते हैं, और स्पेशली जेई लेवल पे तो हो ही जाएंगे। तो ये कितना हो गया 4.3, और ये कितना है 5, तो कितना हो गया ये 9.3 प्लस जे। अब ये 2.5 है और ये 5 √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, 1.7 इंटू 5 17 इंटू 5 तो 85, 8.5, तो 8.5 प्लस 2.5 11, तो लाइक दैट इज 11। इतनी तो कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी आपको, देखो ठीक है ना। सडनली नहीं होगी, बट कोशिश करोगे तभी होगी, सिर्फ मेरे बोलने से या सुनने से नहीं होगी, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इन्हें कि तुरंत ऐसे एक्सप्रेशन देखा सरेंडर करके बैठ गए, नहीं, ट्राई करो, ट्राई करो, ठीक है। अब जैसे ठीक है, अब ट्राई करोगे तब ट्राई करोगे जब आपको कुछ वैल्यू याद रहेगी, तो अगली बार मुझे ना बताना पड़े कि √3/2 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो 0.866। मुझे अगली बार ये ना बताना पड़े कि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7,
√2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, 1/√3 की वैल्यू क्या होती है 0.57, 0.866, √3/2, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.41, 1.7 किसकी वैल्यू है √3 की, 2.23 √5, ठीक है, 2.23 √5। तो ये वैल्यूज आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार मौका मिले लिखो, जितनी बार मौका मिले रिकॉल करो, याद हो जाएगा, ठीक है। सडनली नहीं याद होगा, एक बार में नहीं याद होगा, सिंपल सी बात है, बट हाँ रिकॉल करोगे बार बार तो हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया क्या कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, यस नो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देखते हैं, 5 e के पावर j 53 डिग्री प्लस 5 e के पावर j 36 डिग्री। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बोलो यार, क्या लिख सकते हैं 5 एंगल 53 डिग्री प्लस 5 एंगल 36 डिग्री। इसके बाद तो हमें चीजें पता ही है ना, 5 cos 53 डिग्री प्लस j 5 sin 53 डिग्री, ठीक है, प्लस 5 cos 36 डिग्री प्लस j 5 sin 36 डिग्री। यहां तक तो सब लोग पहुंचे होंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो यार, अब 53 और 36 की वैल्यू पूछी गई है, तो सिंपल याद रखो आप, अगर मैंने दोनों ट्राइंगल बना लिया करो 3 4 5, और यहां पे क्या बोलो 4 3 5। सबसे पहले ट्राइंगल, जब भी ये 53 और 36 आ गया तो समझ जाओ कि ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। चलो बताओ, अगर ये लेंथ कम है तो एंगल कितना होगा 36 डिग्री, अगर ये लेंथ ज्यादा है तो एंगल कितना होगा 53। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा समथिंग में और है, मैं मतलब एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूं, खैर ओके। अब आ जाओ 5 इंटू कॉस 53, तो कॉस 53 के लिए मैं ट्राइंगल ए को रेफर करूंगा या बी को, पहले ये बता दो। 53 के लिए मैं किसको रेफर करूंगा बी को। तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5, यहां पे क्या लिख देंगे 3/5। समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है, ठीक है ना। चलिए अब आप बताइए जे 5, अब साइन 53, तो साइन की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्राइंगल देखो 4/5, क्योंकि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, प्लस 5, अभी ट्राइंगल ए को रेफर करना है बी को, ए को, तो cos 36 4/5 प्लस जे sin 36 तो 3/5। तो इस ट्राइंगल को जो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कैसे यूज करना है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए आपका कैंसिल, ए आपका कैंसिल, ए बी कैंसिल, ए बी कैंसिल, तो 3 and 4 7 प्लस 4 and 3 7, ठीक है। तो हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन, चाहे वो रेक्टेंगुलर में दिया हो, चाहे वो पोलर में दिया हो, चाहे एक्सपोनेंशियल में दिया हो, हम परफॉर्म कर सकते हैं, यस या नो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तीसरा ऑपरेशन था आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। चलो एक काम करते हैं, यहां पे हम तीनों को एक साथ लेके चलते हैं, एक बार समझना फिर लिखना ना।
तीनों को साथ लेके चलता हूं मैं, तीनों को मतलब जो तीनों फॉर्म है ना उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखेंगे कि कौन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। डन। क्योंकि तीनों में हमने नंबर लिया हुआ है, अगर आपको याद हो तो तीनों में हमने नंबर एज्यूम करा हुआ है। कहां था, यही था, हाँ ए था। तो ये तीनों में नंबर हमने एज्यूम करा हुआ है। क्लियर। तो z इक्वल टू ए, मतलब a प्लस जे बी, मतलब अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगा, z इक्वल टू Z1 इंटू Z2, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। पोलर फॉर्म में परफॉर्म करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में परफॉर्म करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। यस या नो? ठीक है, तो बस वही देखते हैं यहां पे। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए बताइए z क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। मल्टीप्लीकेशन करना है मतलब z इक्वल टू Z1 इंटू Z2। चलिए बताइए Z1 डायरेक्ट बोलो ना, किस फॉर्म में लिखा था, A1 प्लस JB1 इंटू A2 प्लस JB2। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए इधर आ जाओ। पोलर फॉर्म वाला बोलो, R1 एंगल φ1 और दूसरा R2 एंगल φ2। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो, R1 e के पावर j φ1 R2 e के पावर j φ2। देखो मैं इतना ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर पे देने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है मेरा, कि आपके अंदर से ये जो कॉम्प्लेक्स फोबिया है बेसिकली इसको खत्म कर दिया जाए। आ रही बात समझ में? अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी होती तो मैं बहुत कम में ये चीजें बहुत आगे लाइक स्किप कर सकता था, बट मैं जानबूझ के बार बार इसी चीज को हर तरीके से रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि आपके अंदर से कॉम्प्लेक्स नंबर का डर खत्म हो जाए। बट ये तभी होगा जब आप खुद करना चाहते हो, ये भी याद रखना। मेरे चाहने से नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ यार चलो ठीक है, हर तरीके से देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, कैसे नहीं आएगा, तो ये आपकी विल पावर है। अगर आप चाहोगे तभी होगा। अगर आपको ये बर्डन लग रहा है कि यार कब से यही चले जा रहा है, आपका वो फोबिया कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है ना? तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, याद रखना। बर्डन नहीं लगना चाहिए आपको। खैर, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए अब देखो, अब यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो एक एक को करते हैं ना, पहले इसको करते हैं। तो अब हमें पता है कि A1 को मैं पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा, A2 को A2 से, फिर A1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे याद रखना वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि रियल को रियल से कर दिया, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से कर दिया। वो सिर्फ किस में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे अपन। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्या कि हम रियल को रियल से कर देंगे, कॉम्प्लेक्स सबको सब में करना पड़ेगा। क्लियर बात? चलिए बोलिए अब। तो A1 को पहले A2 से कर दिया, फिर A1 को किससे करना पड़ेगा, B2 से। तो A1 B2। अब जे एज इट इज जो आ रहा है लिख दो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको इससे, इसको इससे। दैट इज वेरी सिमिलर टू x प्लस वाई इंटू जेड प्लस पी। क्या करते हैं आप, x इंटू जेड प्लस एक्स इंटू पी, फिर वाई जेड इंटू वाई पी। यही करते हैं ना? वही मैं बोल रहा हूं यहां भी करना है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए बताइए। तो A1 A2 उसके बाद A1 B2 प्लस दूसरा बताइए JB1 A2 प्लस, अब देखो J इंटू J स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यहां पे ध्यान रखना है इस बात का, J इंटू J स्क्वायर इंटू B1 एंड B2।
एक ही लाइन है ना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। चलो अब इस जे स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब अगर ये -1 हो गया तो रियल बचा या कॉम्प्लेक्स, रियल हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a1 a2 माइनस b1 b2, अब कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी प्लस जे, सिंपली जे, अब a1 b2 प्लस b1 a2। सर ये फॉर्मूला रटना है क्या, नहीं, गलती से भी नहीं रटना है, पता तो है कहां से आ रहा है। अगर कल को मेरे सामने ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा 3 + 4j इंटू 4 + 8j, मैं ऐसे तो कर ही सकता हूं ना, मुझे अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत थोड़ी ना, समझ में आया, क्योंकि फॉर्मूला रटोगे कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, तो इससे बेटर है कि जैसे यहां पे कर रहे हैं वैसे वहां पे कर लेंगे। बस हम इस बात का ध्यान रखेंगे जब j और j से मल्टीप्लाई होगा तो j स्क्वायर हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है, क्लियर है बात। और जो -1 होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रियल नंबर में, तो उसको रियल में लिख लेंगे और उसको अलग इमेजिनरी में लिख लेंगे। डन यार। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा लेंदी जा रहा है, दिख रहा है ना, आएगा तो सही आंसर, बट क्या हो रहा है, लेंदी जा रहा है। इसमें देखते हैं क्या पता ज्यादा आसान हो जाए। चलिए अब यहां पे आपके दिमाग में क्या आएगा कि लाइक सपोज R1 R2 phi1 phi2, अब यहां पे देखो इसको मैं डायरेक्ट, देखो होगा क्या, इसको थोड़ी देर होल्ड करो, करना इसी से है बट इसको देखो होल्ड करो। एक बात बताओ, इसको सॉल्व करो, अभी एंगल है तो मुझे नहीं पता एंगल मल्टीप्लाई के साथ क्या होता है, तो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मतलब जिनको याद, मतलब रटा ही होगा ना आपने कि सिंपली क्या होता है, ऐड हो जाता है। मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट मैं अभी नहीं बता रहा, वो कहां से आ रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी इसको होल्ड करते हैं, इधर आ जाओ आप। तो अगर मुझे देखो यहां पे ध्यान दो, अगर ए R1 है और ए R2 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, R1 एंड R2। और अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल पढ़ा हो तो e की पावर x इंटू e की पावर y क्या हो जाता है, e की पावर x प्लस वाई, बोलो हाँ या ना, ये बेसिक नॉलेज तो होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे बताओ जरा, यहां पे क्या हो जाएगा, R1 R2 कर दिया, e की पावर क्या हो जाएगा, j phi1 प्लस phi2, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। देखो ना, R1 को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड को, और e के पावर, ये जो एक्सपोनेंशियल था सेम, बेस सेम था, तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो R1 R2 e के पावर j phi1 एंड phi2 आ गया। अब एक बात बताओ, एक कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा फॉर्म है ये, एक्सपोनेंशियल। क्या हमें एक्सपोनेंशियल को पोलर में बदलना आता है, क्या होता है बताओ जरा, R1 R2 एंगल phi1 प्लस phi2, बोलो हाँ या ना, यार बस e की पावर j ही तो हटाना है, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से और एंगल से, तो ये मैंने लिख दिया। अब अगर इसका मतलब ए होता है तो क्या मैं अब यहां पे डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकता हूं क्या, यार मैं चाहे इसमें करूं चाहे इसमें करूं रिजल्ट तो एक ही है ना, एक कौन सा फॉर्म आ गया, पोलर फॉर्म, तो इस पोलर फॉर्म को डायरेक्टली मैं यहां पे लिख लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, R1 R2 एंगल phi1 प्लस phi2। तो अभी ये एंगल ऐड हुआ, ये कहां से आया, क्या ये बात सबको क्लियर है क्या, ये एंगल ऐड होके कहां से आ रहा है, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे ये हमें याद रखना है, और अगर आप ध्यान दो तो ये एक्चुअली बहुत आसान हो गया हमारे लिए, बोलो हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने किसी ने बोला 5 एंगल 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 4 एंगल 20 डिग्री, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा,
तो 5 इंटू 4 जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो एंगल है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 30 प्लस 20 50 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और एंगल को ऐड क्यों कर रहे हैं, ये आपको अलग से समझा दिया गया। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, प्रिफरेबल रहेगा। यस नो, ठीक है। इसका डेरिवेशन जरूर हम एक्सपोनेंशियल से करेंगे, बट ऑपरेशन एक्सपोनेंशियल में नहीं करेंगे। अब दे ही दिया है तो करना ही पड़ेगा। बट अगर नॉर्मली वैसे बात करें, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिफरेबल है, तो व्हाट इज द आंसर, पोलर फॉर्म। तो हमें मल्टीप्लिकेशन क्लियर है क्या। तो यहाँ पे हम चलो अभी डिवीजन का भी कर लेते हैं, फिर एक साथ नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, एक साथ मतलब नोट करके लिख लेंगे। डिवीजन, तो डिवीजन मान लीजिए z क्या हो जाएगा, z1 अपॉन z2, ठीक है, z1 अपॉन z2। बताओ z क्या हो जाएगा, z1 की वैल्यू बोलो, a1 प्लस jb1 और z2 a2 प्लस jb2। यस या नो, ठीक है। इधर बता दो, सारा लिख लेते हैं, बोलो जरा। R1 एंगल 5 R2 एंगल 5, इधर भी बताइए दो, बोलो। R1 e के पावर j 5 डिवाइड बाई R2 e के पावर j 5। यस नो, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि 8/4 बताओ, तो मैं इजीली बता सकता हूं। बट अगर किसी ने मुझसे ये बोल दिया कि ये बताओ, तो आप नहीं बता सकते, पहली बात तो। हाँ, मतलब रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखो याद रखना, डिवीजन आप तब तक नहीं बता सकते जब तक ये नीचे क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, रियल नंबर। कुछ समझ में आ रहा है। तो सर क्या हम ऐसे सिचुएशन में कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो। देखो रेशनलाइज करके कैसे, देखो जरा। फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता है कि ए मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे डिनोमिनेटर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस जे की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। अब हटाने का मतलब ये तो है नहीं कि लो सर हट गया। समझ पा रहे हो, कुछ ऐसे नहीं हटाते। हटाने का मतलब कि आप कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करो जिससे कि ये नंबर क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो। आ रही बात समझ में। तो एक नंबर डिस्टर्ब कब नहीं होगा, जब हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिवाइड करें। तो अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड करने, अब यहां पे ध्यान दो। मान लो मैंने बोला कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से डिवाइड कर दो। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब एक ऐसे नंबर को कंसीडर करोगे जिससे कि ये जे क्या हो जाए, हट जाए। आ रही बात समझ में, जिससे कि ये नंबर हट जाए। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहां पे जो जिसको हटाना होता है ना, उसी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे इसका अभी मैंने बताया तो नहीं, बट अब समझ जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। क्या प्लस की जगह जो a2 प्लस jb2 है, यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। कंजुगेट यही होता है। तो a2 माइनस jb2 डिवाइड बाई a2 माइनस jb2। तो ये जो फिनोमिना है डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर को या जे को हटाने का, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। आगे बात समझ में। कब यूज करना है, ये बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं। कब यूज करना है, जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मिल जाए, डिवीजन, या फिर कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा नंबर मिल जाए जो कि क्या हो, मतलब एक नंबर है
जिसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जे आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस केस में हम यूज करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे सिंपल क्या लगाएंगे, कौन सा मेथड, मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, यहां पे मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यहां पे लगाएंगे, और यहां पे नीचे पता है क्या हो जाता है, जैसे देखो a प्लस जे बी, और इसको साइड में चाहे तो लिख लेना a माइनस जे बी, जब भी ऐसा आता है ना तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर हमने तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई को पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट जो आपने पढ़ा हुआ है वहां पे j नहीं होता था, जब ये j होगा तो j स्क्वायर हो जाएगा, और j स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो वो जो माइनस पहले से आ रहा था उसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। तो इसका मतलब जो नीचे आएगा वो क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। बताओ j हटा कि नहीं हटा, आगे बात समझ में, ठीक है। और ऊपर आप उसी तरीके से जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई, उस तरीके से आप कर सकते हो। क्या है, बोलो, a1 a2, उसके बाद इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं j को j से, तो b1 b2 और j स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पे प्लस b1 b2, आप कन्वेंशनल तरीके से कर सकते हो, अगर इसके अलावा कुछ आएगा तो बता देना। तो प्लस j, देखो, तो b1 a2 और b1 a2 और माइनस a1 b2, देख लो इसके अलावा अगर कुछ आ रहा हो तो, सही है कि नहीं, एक बार वेरीफाई कर लो, देख के कॉपी मत करो, खुद मल्टीप्लाई करो, अभी मल्टीप्लाई सीखा ना हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, देखो यही आ रहा है कुछ और आ रहा है, सॉल्व करो सब लोग, एक एक को एक एक से मल्टीप्लाई करो, देखो यही आ रहा है कुछ और आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर देना, फिर रियल को अलग कर देना, कॉम्प्लेक्स को अलग कर देना, यही आ रहा है। अभी मल्टीप्लाई करना सीखा ना, a1 को a2 से, a1 माइनस जे a1 b2, फिर जे b1 a2, फिर जे स्क्वायर, माइनस लगा होगा बस वो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ए जाके हमें आंसर मिला। अब इतने से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, बोलो हाँ या ना, आ गया ना समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब ए तो नहीं होने वाला, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, बट मजबूरी अगर है, मजबूरी इन द सेंस कि करना ही पड़ा तो कर लेंगे ना, यस नो, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ फिर से, अब यहां पे, अब मुझे अभी फिर से नहीं समझ में आ रहा है कि एंगल के मल्टीप्लिकेशन, जैसे पिछली बार मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एंगल जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, तो हमने किसकी हेल्प ली, एक्सपोनेंशियल की। इन द सेम मैनर अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है एंगल का डिवीजन होगा तो क्या होगा, तो मैं फिर से किसकी हेल्प लेता हूं, एक्सपोनेंशियल की। चलिए बताइए यहां पे क्या होगा, R1 जो मैग्नीट्यूड है वो तो ऐसे ही रह जाएगा, और अगर आपको याद हो तो e के पावर x अपॉन e के पावर y क्या होता है, ये e के पावर x माइनस वाई, यस या नो। सर ये कैसे होता है, ये भी देख लो, e के पावर x अपॉन e के पावर y, तो आप e के पावर x इंटू इसको आप जब ऊपर ले आओगे तो e के पावर माइनस वाई, और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने सीखा कि जब ये बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो e के पावर x माइनस वाई, बोलो हाँ या ना, बस समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या याद रखेंगे कि जब इस तरीके से हो e के पावर x अपॉन e के पावर y, सिंपली क्या लिख देंगे, e के पावर x माइनस वाई, क्लियर है। तो बताओ जरा यहां पे क्या होने वाला है, जल्दी बोलो, e के पावर j, बोलो बोलो यार, 5 1 माइनस 5 2, आप ही के लिए इतना बेसिक जा रहा हूं। चलो अब इसको मैं पोलर में बदल सकता हूं क्या, तो R1 एंड R2 इंटू वॉट, 5 1 माइनस 5 2, तो जब डिवीजन हो तो अभी हमें कंक्लूजन क्या निकला, अब हमें डायरेक्ट याद कर लेंगे क्या, कि
जो मैग्नीट्यूड है उसको तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट जो एंगल है उसको हम जब डिवीजन होगा तो बेसिकली क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो अब सोचो यहां पे इतना लेंदी जा रहा है, इवन यहां पे भी टाइम लग रहा है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लें और पोलर फॉर्म में जो हमारा डिवीजन है वो बेसिकली बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नोट पॉइंट करके लिखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन, multiplication and division operation is performed mostly in the polar form, is performed mostly in the polar form। मोस्टली मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना? मैं अगर ये बोल दूं कि सिर्फ इसी में किया जाता फिर ये गलत हो जाएगा। मोस्टली इसलिए कि इसमें ज्यादा हमें आसानी से हो जा रहा है, बाकी इसमें हो तो इसमें भी रहा है, इसमें भी हो जाएगा, बट टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन इस पे पहले कर लेते हैं फिर बात करते हैं, नहीं तो फिर पता लगा। जैसे देखो, मान लो मैंने दिया आपको 3 + 4j एंड 4 + 3j, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 3 + 4j 4 + 3j। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताओगे। इसका जो आंसर होना चाहिए वो पोलर में भी होना चाहिए, रेक्टेंगुलर में भी होना चाहिए, आपकी मर्जी जिसमें करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे आंसर दोनों में चाहिए, पोलर में भी और रेक्टेंगुलर में भी। पहले एक एक को फॉर्म करते हैं, पहले इसको कर लो आप, 3 + 4j 4 + 3j, पहले आप इसको करो। देखो अब एक तो वैसे तरीका था, मतलब लाइक कि आप क्या करते, पहला तरीका कि मान लो पोलर मुझे किस में करना है, रेक्टेंगुलर में ही करना है, तो क्या करना था, आपने 3 को 4 से करना था, 3 को 3 से करना था, ठीक है ना? तो कितना हो जाता, 12 और प्लस 9j प्लस 16j प्लस अब प्लस 4 × 3 12 × j², ये कितना हो जाना था, 12 + 25j - 12, सही है क्या? ओके, तो ये आपका क्या हो जाना था, कैंसिल, और ये आंसर कितना आ जाना था, 25j। आपका क्या आ रहा था आपका? ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्लियर? और अगर पोलर फॉर्म में यहीं पे मुझे बोल दिया जाए ना, मैं बिना वैसे बता दूं मैं आपको 25 ∠90, दैट इज द आंसर। गलत हो रहेगा कुछ? अरे 53 का मतलब समझ रहे हो ना किसकी बात चल रही है? ठीक है, मतलब तो वही है ना, 53 36 लगभग किसके बराबर आ गया, 90 के आसपास। क्लियर है बात? ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब इसी को मान लो आपको किस में बदलना है, तो 3 + 4j अब पोलर में ले जाओ, कितना हो जाएगा, 5 ∠4 4/3, लेंथ ज्यादा तो एंगल ज्यादा, तो 53 पॉइंट समथिंग, और 4 + 3j कितना हो जाएगा, 5 ∠ 3/4, दैट इज व्हाट 36 समथिंग। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90, और इसको आप पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 25j। बोलो हाँ या ना? यार देखो, मैंने बोला कि अगर इसके लिए, अब देखो अगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगा बट इसमें तो तुरंत के तुरंत हो गया, ठीक है ना? मैं दोनों पे बता रहा हूं ताकि आपको इसमें भी अगर मान लो उसमें दिमाग पे स्ट्राइक ना करे, अगर इससे भी जाओ तो आप आंसर ला सको, बस डन। तो चलो अगला देखते हैं, यही क्वेश्चन 3 +
4j, यही था ना, 3+4j 4+3, ठीक है। चलो इसको बताओ, दोनों फॉर्म से करोगे, दोनों तरीके से करोगे आप, दोनों तरीके से मतलब एक बार रेशनलाइज करके और एक बार पोलर फॉर्म में बदल के। कॉन्सेप्ट सब आना चाहिए, याद रखना आप। 24 प्लस, अच्छा ठीक है, देखो अगर मुझे इसको पोलर में बदलना है, पोलर फॉर्म में परफॉर्म करना है, तब तो 3+4j क्या हो जाएगा, 5 एंगल 53, और 4+3j क्या हो जाएगा, 5 एंगल 36, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 5 एंड 5, ये कैंसिल हो गया, तो 1 एंगल 53 माइनस 36, 17, हाँ वही मतलब 17 18 के आसपास जो भी है, तो दैट इज द आंसर। समझ में आया क्या? अगर पोलर में आप परफॉर्म करोगे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? 3+4j को अब देखो कितनी बार तो यूज कर चुका मैं। 3+4j जैसे ही आए, 3 और 5 का मैग्नीट्यूड कितना होता है 5, और एंगल 4/3 है, तो 4 परपेंडिकुलर ज्यादा है तो एंगल 53, अगर 3/4 है तो परपेंडिकुलर कम है तो एंगल 36। यही तो बार बार कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, 3+4j अपॉन 4+3j, बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? हाँ, 4 माइनस 3j से, 4 माइनस, सेम ही नंबर से करना है, नहीं कि ऊपर भी इसका माइनस लगा दिया इसका भी माइनस लगा दिया, क्योंकि एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, चेंज, तो नंबर को चेंज नहीं होने देना है। ओके, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 3 12, 3 माइनस माइनस 9j, फिर प्लस 16j, प्लस माइनस माइनस और माइनस ऑफ 12j स्क्वायर, ठीक है। और अब देखो अभी यहां पे बात हुई थी x प्लस वाई, एक्स प्लस जे वाई, एक्स माइनस जे वाई, डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यस या नो? ये आप चाहे तो साइड में लिख लेना क्या, कि a प्लस जे बी जब भी आए, a माइनस जे बी जब भी आए, इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख लेना आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्टली मतलब कुछ नहीं, आप परफॉर्म करके भी आओगे लाओगे तो यही आएगा, ठीक है ना। जस्ट बार बार यूज होगा इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डन। चलिए, तो यहाँ पे -1 + 1 तो कितना हो जाएगा 24, 16 में से 9 कितना 7j, ठीक है ना, डिवाइड बाई 25। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 24/25 प्लस j 7/20, ठीक है। जब आप यहां पे मैं कुछ भी लिखूं और आप बहुत इजीली समझ जाओ तो समझ जाओ कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंफर्टेबल हो चुके हो, याद रखना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने यहां पे पहले एडिशन देख लिया, फिर यहां पे डिवीजन देख लिया, तो टोटल कितने ऑपरेशन थे 9, 9 में से हमने कितने सीख लिए 4। क्लियर है क्या? तो कंजुगेट, तो देखो अब अगेन वही, जैसे 3 फॉर्म है ना, एक तो आपका रेक्टेंगुलर, कंजुगेट किसका निकालना है, मान लो z = a प्लस जे बी, और a प्लस जे बी, ए तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए रेक्टेंगुलर कौन सा फॉर्म होता है r एंगल फाई, और कौन सा फॉर्म होता है r e⁻ j5, ठीक है। तो तीनों का निकालेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ एक का निकालना है हमने। चलिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखते हैं हम ना। रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम देखें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z,
ए जेड है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो कंजुगेट हो जाता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर z इक्वल टू ए प्लस जे बी है तो कंजुगेट क्या हो जाता है, a माइनस जे बी, ठीक है। कंजुगेट क्या हो जाता है, a माइनस जे बी। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, कुछ क्वेश्चन से बताना, जल्दी जल्दी आंसर बताना। 3 प्लस 4j कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, मतलब यहां पे मान लो z है और आपको बताना है z कंजुगेट। चलो बोलो 3 माइनस 4j, ठीक है। चलो दूसरा बताओ, -7j प्लस 8, जल्दी बोलो। क्या हो जाएगा, 8 प्लस 7j या फिर सिंपली 7j प्लस 8। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, कई बार ना कई स्टूडेंट का मैंने मेंटलिटी देखा है कि सर हमें बस बीच वाली साइन को बदल देना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बदलना है साइन, किसका बदलना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। ये बीच वाली साइन मत याद करके मत कर देना कि प्लस था तो माइनस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस कर दिया। अरे बस समझ में, ठीक है। बहुत सिली मिस्टेक्स है बट कई स्टूडेंट को देखा है मैंने। तो -7j प्लस 8, चलिए -8 -7j, जल्दी बोलो। -8 प्लस 7j, चलो बढ़िया। मुझे आप बताओ 1/3 प्लस 4j का ए जेड है, आप मुझे बताओ जेड कंजुगेट। तो पहली गलती तो याद रखना, पहला तो ये याद रखना कि जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 1/3 माइनस 4j नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो ये दिमाग में रखना, ये गलती कभी नहीं करना है, ऐसे लिख के काट लेना। अरे बात समझ में, ये गलती नहीं करना है, स्पेशली कब, जब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे आ जाए, डिनोमिनेटर में। आई बात समझे। तो फिर क्या करना है, तो याद रखना कंजुगेट सिर्फ तभी रखना है, लेना है जब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो कहां पे हो, न्यूमरेटर में। तो लाने की कोशिश करेंगे, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको गायब करेंगे। कैसे गायब होता है, ठीक है। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। तो अभी मैं इसको नहीं, ये नहीं कि क्या बोलते हैं, देखो तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 4j, किससे मल्टीप्लाई करें, जल्दी बोलो, बोलो यार, 3 माइनस 4j अपॉन 3 माइनस 4j। मतलब यहां पे एक चीज देखो, कंजुगेट निकालने के लिए भी उस नंबर का क्या लेना पड़ रहा है, कंजुगेट, ठीक है ना। खैर अब बताओ कितना आ गया, 3 माइनस 4j डिवाइड बाई ए कितना आता है, जल्दी बोलो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 25। तो ये कितना आ गया, 3 बाई, बोलो 3 बाई 25 माइनस 4 बाई 25j। तो z इक्वल टू 1/3 प्लस 4j का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या है, बोलो, क्या एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है। फिर क्या है, ये यही नंबर है। अभी हमने कंजुगेट नहीं लिया हुआ है, हमने तो सिंपली, हम क्या चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ रहा है वो नीचे से गायब हो जाए। अभी यार एक बात बताओ, एक नंबर में, किसी भी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड करो, नंबर चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। तो बस वही है, अभी ये z ही है। बट तो पहले और अब में डिफरेंस क्या रहा, पहले और अब में ये डिफरेंस है कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में नहीं था, बट अभी क्या हो चुका है, न्यूमरेटर में आ चुका है। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द कंजुगेट। अब जो प्लस माइनस जे है उसको आप क्या कर दोगे,
प्लस जे, तो क्या हो जाएगा बोलो जरा, 3/25 प्लस जे 4/25। तो एक किसका कॉम्प्लेक्स किसका कंजुगेट नंबर है, 1/3 प्लस 4j का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जब मतलब हम a प्लस जे बी का कंजुगेट a माइनस जे बी तभी करेंगे जब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इमेजिनरी नंबर है, वो कहां पे हो, न्यूमरेटर में। अगर डिनोमिनेटर में आया तो पहले हम उसे बेसिकली रेशनलाइज करके क्या करेंगे, इस तरीके का नंबर बनाएंगे। क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, नंबर वही है। कैसे पता नंबर वही है, या सिंपल सी बात है, किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से नंबर थोड़ी चेंज हो जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये तो अभी किसमें, कुछ में बात हो रही थी रेक्टेंगुलर में। पोलर में देखो, z इक्वल टू आर एंगल फाई, ठीक है। तो इसका कंजुगेट निकालना है, तो सिंपली क्या करते हैं, आर एंगल माइनस फाई, ठीक है। सिंपली मतलब अगर किसी ने बोला कि एक नंबर है 10 एंगल 60 डिग्री, इसका कॉम्प्लेक्स इसका कंजुगेट बताओ, जल्दी बोलो, 10 एंगल माइनस 60 डिग्री। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको जरा ओपन करो, ओपन करो, 10 कॉस 60 डिग्री प्लस जे 10 साइन 60 डिग्री। इसको जरा नीचे वाले को ओपन करो जरा, क्या हो जाएगा, 10 कॉस माइनस 60 डिग्री, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो प्लस ही रहेगा। बट साइन माइनस 60 क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, जे 10 साइन 60 डिग्री। तो देखो क्या एक दूसरे के कंजुगेट हैं क्या, ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आर एंगल फाई का कंजुगेट क्या हो जाएगा, आर एंगल माइनस फाई। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अगर मैं एक्सपोनेंशियल में बात करूं तो एक्सपोनेंशियल का z क्या होता है, आर ई के पावर जे फाई। चलो गेस करो जरा, जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट बोलो। अरे कुछ नहीं, बस फाई की जगह माइनस फाई करना है, क्या हो जाएगा, आर ई के पावर माइनस जे फाई, दैट्स इट, ए एक्सपोनेंशियल का। तो 5 ऑपरेशन हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। बाकी के जो 3-4 ऑपरेशन है वो अपन कल पढ़ लेंगे। तो आज के पूरे सेशन में किसी को डाउट है?